प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी डिजिटल कक्षा में आप सबका स्वागत है। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम हो, हो, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका पहला भाग आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जी हाँ बच्चों, अनुमान लगाइए किस पाठ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जी, आपका वही मनपसंद पाठ उद्यान। तो आज हम उद्यान पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इसका पहला भाग पढ़ लिया है। अब तक कहाँ तक हमने पढ़ा है इसके बारे में हम जो है अब यह चित्र देखते हुए समझेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने पहले भाग में पढ़ा था इस चित्र के बारे में। इस चित्र में आप लोगों ने जो देखा था उनसे आपने वाक्य बनाए थे। इनमें जो जो शब्द हैं उनके बारे में आप लोगों ने बताया था। और इसके बाद जो है हम लोगों ने इस पाठ का पहला भाग पढ़ा था। तो मैं पाठ एक बार फिर पढ़ रहा हूँ जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। हमारे गांव में एक उद्यान है। इसका मुख्य द्वार बहुत सुंदर है। यहाँ रंग बिरंगे फूल हैं, कई प्रकार के वृक्ष हैं। हरी पत्तियों और फूलों से भरी वृक्षों की डालियां बहुत सुंदर लगती हैं। गर्मी में हम इनकी छाया में बैठते हैं। माली गड्ढे खोदकर पौधे लगाता है। अब इसके आगे का भाग हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आज के पाठ का नाम है उद्यान और इसका दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। उद्यान के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि उद्यान जो है पार्क भी कहा जाता है, बगीचा भी कहा जाता है और आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम भी बाल बगीचा है, जिसमें बच्चे खेलते कूदते हुए पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। और पहले मैं आप लोगों को पाठ पढ़ के सुनाता हूँ। उसके पहले बताता हूँ कि हम कहाँ से कहाँ तक यह पाठ पढ़ने वाले हैं। वह यहाँ हर दिन पेड़ों पर तोते मैना से आरंभ होगा और उद्यानों से राष्ट्र की शोभा बढ़ती है। अंत तक यह पाठ जो है यह पूरा होगा। अब मैं इस भाग की एक एक पंक्ति आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूं। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे इस पाठ में हम सीखेंगे, एक तो है उद्यान का महत्व और दूसरा है हलंत यानी आधे अक्षर वाले शब्द। इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि इस पाठ में जो है मुख्य रूप से हम आधे अक्षर वाले शब्द सीख रहे हैं। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। यहाँ हर दिन पेड़ों पर तोते, मैना और कई पक्षी आकर बैठते हैं। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ एक चित्र दिया गया है आपको बाईं तरफ। पहला चित्र, यहाँ पर कौन है ये बताइए। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? जी हाँ, तोते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तोता एक पक्षी का नाम है। उसके बगल में है मैना और उसके बगल में है कई पक्षी। तो बच्चों,
अब इस वाक्य को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आप समझिए। यहाँ हर दिन पेड़ों पर तोते, मैना और कई पक्षी आकर बैठते हैं। कहाँ पर बैठते हैं? पेड़ों पर बैठते हैं। क्या बैठते हैं? तोते, मैना और कई पक्षी आकर बैठते हैं। यहाँ का मतलब यहाँ पर क्या है? जी हाँ, यहाँ का मतलब यहाँ पर है उद्यान। उद्यान के बीच में एक फव्वारा भी है। आप देखिए, यहाँ पर आपको एक फव्वारा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इसे ही फव्वारा कहते हैं। आप लोगों ने भी अनेक पार्क देखे होंगे, बगीचे देखे होंगे, इस तरह का फव्वारा भी देखा होगा। जी, तो यह फव्वारा जो है गांव के उद्यान में भी है। तो फव्वारा कहाँ है बच्चों? उद्यान में है। जी, उद्यान के बीच में क्या है? फव्वारा है। जी, बच्चे यहाँ बड़े आनंद के साथ खेलते हैं। जी हाँ, यह स्थान बच्चों के खेलने का स्थान है। बच्चों के खेलने की जगह है ये, इसलिए बच्चे यहाँ पर खुशी खुशी आनंद से खेलते हैं और इस जगह को बच्चे बहुत पसंद भी करते हैं। तो कौन यहाँ पर आनंद से खेलते हैं? बच्चे यहाँ पर आनंद के साथ खेलते हैं। सच है, ऐसे ही उद्यानों से राष्ट्र की शोभा बढ़ती है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ जो है भारत का नक्शा है। हमारे राष्ट्र का नाम क्या है बच्चों? जी, हमारे राष्ट्र का नाम है भारत। राष्ट्र की शोभा किससे बढ़ती है? उद्यानों से बढ़ती है। उद्यान कौन कौन से हैं? जी हाँ, आप इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि ये उद्यान बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर भारत देश के प्रसिद्ध उद्यानों के कुछ चित्र दिए गए हैं। बच्चों, आप इस पाठ के भाग को फिर पढ़िए और पढ़कर समझ में न आने वाले शब्द रेखांकित कीजिए। यहाँ हर दिन पेड़ों पर तोते, मैना और कई पक्षी आकर बैठते हैं। तो देखते हैं आपने क्या रेखांकित किया इसमें। जी, पेड़ों पर आकर बैठते हैं। ठीक है, पेड़ का अर्थ हम जानेंगे बाद में। अब जो है पढ़ते हैं आगे। उद्यान के बीच में एक फव्वारा भी है। इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? जी, उद्यान, यह तो पाठ ही का नाम है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे यहाँ बड़े आनंद के साथ खेलते हैं। आनंद, अच्छी बात है। सच है, ऐसे ही उद्यानों से राष्ट्र की शोभा बढ़ती है। इस वाक्य में आप लोगों को क्या क्या समझ में नहीं आया? जी, राष्ट्र और शोभा। तो इस प्रकार 5 शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आए। इनके अर्थ आप पीछे शब्दकोश दिए गए हैं, उसमें खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और अपने मित्रों से भी पूछ सकते हैं। अपने अध्यापक जी से भी चर्चा करते हुए इनके अर्थ का पता लगाकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख भी सकते हैं। जो शब्द आपने रेखांकित किए हैं, इसके ऊपर एक खेल खेलते हैं। हम इनको सही अर्थ से जोड़ते हैं। तो एक तरफ आपको दिया गया है पेड़, उसके नीचे है उद्यान, उसके नीचे है आनंद, राष्ट्र, शोभा। इसके जो अर्थ इस तरफ दिए गए हैं, देश, वृक्ष, सुंदरता, बगीचा, खुशी। जी, ये अर्थ जो दिए गए हैं ये क्रम से नहीं है। आपको बताना है कि पेड़ का अर्थ क्या होता है, उनसे आपको जोड़ना है। तो बताओ बच्चों, पेड़ का अर्थ क्या होता है? जी, बहुत सुंदर वृक्ष। इसके बाद जो है, जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है वह है उद्यान। उद्यान का अर्थ क्या होता है? सोचिए। ठीक है, अपने उत्तर की जांच कीजिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। जी, उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। इसके बाद शब्द है आनंद। तो आनंद का अर्थ क्या होता है? सोच लिया आपने? अब मैं दिखा रहा हूं, आप देखिए
कि आपने सही शब्द से जोड़ा है या नहीं। जी, आनंद का अर्थ होता है खुशी। अब है राष्ट्र। राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? जी, देश। उसके बाद है शोभा। अब एक ही प्रश्न बचा और एक ही उत्तर बचा। तो बताइए उत्तर में क्या बचा? जी, सुंदरता। तो शोभा का अर्थ होगा सुंदरता। जी, तो चलते हैं हम अब अगले क्रियाकलाप की ओर। अब देखिए, अब हमें सुनो बोलो का अभ्यास करना है। सुनो बोलो के अभ्यास का अर्थ है कि हमें बातचीत करना सीखना है। तो इसके माध्यम से हम बातचीत करना सीखेंगे। तो जो भी प्रश्न आपको दिया जाता है उसके बारे में आप जो है आपस में चर्चा कीजिए और उसके बाद उत्तर दीजिए। तो हम लोग चलते हैं अगले चित्र की ओर। देखिए, इसमें एक प्रश्न दिया गया है, अपने आसपास के बगीचे के बारे में बताइए। जी, आपस में आप बातचीत करेंगे इसके बारे में। कुछ चर्चा बिंदु मैं दे रहा हूं जिसके ऊपर आप चर्चा करते हुए बगीचे के बारे में बातचीत करेंगे। जी, तो देखिए, बगीचा मतलब इसे पार्क भी कहते हैं और उद्यान भी कहते हैं। बगीचे में तरह तरह के पेड़ होते हैं। बगीचे के बीच में तालाब हो सकता है। तालाब में मछलियां हो सकती हैं। तरह तरह के फूल हो सकते हैं। तरह तरह के झूले भी हो सकते हैं जहां पर बच्चे झूलते हैं। जी, और उसके अलावा पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले भी होते हैं। तो अब जो है हम पढ़ो का अभ्यास करते हैं। पढ़ो के अभ्यास के लिए आपके सामने एक प्रश्न है, पढ़िए और सही उत्तर से जोड़िए। मैं आपको बता दूं बच्चों कि पढ़ो का अभ्यास करते समय आपको इसका उत्तर खोजने के लिए एक तो यहाँ पे जो आपके दाईं तरफ जो है इसके उत्तर के 3 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको सही उत्तर को चुनना है। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है, इसके लिए आपको कभी कभी पाठ को पढ़ना भी पड़ सकता है। इसलिए आप प्रश्न देखिए, पाठ को पढ़िए, पाठ में उसका उत्तर ढूंढिए और फिर जो है आप अपने उत्तर के लिए निशान लगाइए। जी, तो प्रश्न है, पक्षी कहाँ आकर बैठते हैं? जी, सोच लिया आपने। फव्वारा, राष्ट्र, पेड़। जी हाँ, पेड़। तो पक्षी पेड़ पर आकर बैठते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यान के बीच में क्या है? फव्वारा है, घर है या राष्ट्र है? जी, देखते हैं आपका उत्तर सही है कि नहीं। जी, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, फव्वारा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि बच्चे कहाँ खेलते हैं? इधर सड़क है, कक्षा है, उद्यान है। बच्चे कहाँ खेलते हैं? सड़क पर खेलते हैं, कक्षा में खेलते हैं, उद्यान में खेलते हैं। जी हाँ, उद्यान में खेलते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपके लिए, हमारे राष्ट्र का नाम क्या है? हैदराबाद, भारत, उद्यान। बताइए बच्चों, हमारे राष्ट्र का नाम क्या है? जी, भारत। भारत हमारे राष्ट्र का नाम है। इसके बाद आपके लिए प्रश्न है, उद्यान। रिपीट सर। इसके बाद आपके लिए प्रश्न है, उद्यान किसकी शोभा बढ़ाते हैं? उद्यान किसकी शोभा बढ़ाते हैं बच्चों? कक्षा की, घर की या राष्ट्र की? पाठ के आधार पर बताइए आप। जी, देखते हैं। जी, उद्यान राष्ट्र की शोभा बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार जो है पढ़ो का अभ्यास हमने कर लिया। प्यारे बच्चों, अब जो है हम आधे अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। पिछली कक्षा में हमने सीखा भी था। जी, तो रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए बच्चों।
यहाँ पर देखिए आपको उद्यान दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, उसमें द के नीचे एक रेखा दिखाई दे रही है आपको, द के नीचे एक रेखा दिखाई दे रही है ये, ठीक है, एक चिन्ह है ये, इसे हलंत चिन्ह कहते हैं। यह देखिए यहाँ पर द है ना, द में जब यह हलंत चिन्ह जोड़ दिया जाता है तो इसमें द बोल के पुकारते हैं हम, इसमें अ की जो ध्वनि है वह समाप्त हो जाती है। वैसे ही मुख्य लिखा गया है आपके पास, देखिए ख में से यह जो है खड़ी पाई यानी ये जो सीधी रेखा है, खड़ी रेखा, इसको निकाल दिया गया है, तो ये ऐसा बन गया है। और द्वार शब्द आपके पाठ में आया है, द्वार में द के नीचे फिर से उद्यान की तरह ही यह हलंत चिन्ह लगा दिया गया है, तो यह ऐसा बन गया है। और उसके बाद ड है गड्ढे, गड्ढे में ड के नीचे यह हलंत लगा दिया गया है, इसके बाद यह बन गया है इस प्रकार द। तो ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये द, ख, द, द, ये आधे अक्षर हैं, इसमें अ ध्वनि जो है समाप्त हो जाती है, जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे। देखिए इसके लिए हमें पहले अपने वर्णमाला के अक्षरों को देखना होगा। तो आपके सामने जो वर्णमाला के अक्षर हैं उसमें कुछ आपको लाल रंग में दिखाई दे रहे हैं और कुछ जो है नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं। वर्णमाला के अक्षरों से मतलब है यहाँ पे व्यंजन अक्षर। जी हाँ, व्यंजन अक्षरों को आधा करना हम सीख रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो लाल अक्षर हैं वो खड़ी पाई वाले अक्षर हैं और जो नीले रंग के अक्षर हैं उनमें खड़ी पाई नहीं है, यानी सीधी रेखा, खड़ी रेखा नहीं है, जिसके बारे में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ लिया है। बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्णमाला जो ये क लिखी गई है, देखिए अक्षर लिखा गया है यहाँ पे व्यंजन अक्षर क। इसके पहले क्या है, आधे क में यह अ जुड़ा है तो यह क बना है। इस आधे ख में अ जुड़ा है तो यह ख बना है। इसी प्रकार यह आधे ग में यह अ जुड़ा है तो यह ग बना है। जब हम हलंत लगाते हैं, यह चिन्ह न लगाते हैं, तो अक्षर आधे हो जाते हैं और उसके साथ हम कोई भी व्यंजन जोड़ सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और पिछली कक्षा में आपने इसके बारे में पढ़ा भी है। यहाँ पर देखिए उद्यान में लगा, उद्यान शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको, उद्यान में लगा यह चिन्ह जिसे हलंत कहते हैं, इसे लगाने से व्यंजन अक्षरों में जुड़ी अ ध्वनि समाप्त हो जाती है। हलंत लगा अक्षर आधा अक्षर कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह द है, द में से अ निकालने से यह हलंत लगा अक्षर है। यहाँ पर देख रहे हैं आप आधा द है, इसमें फिर से अ जोड़ देने से यहाँ पर द अक्षर पूरा बन गया है। अब इसे आप पढ़ेंगे द। तो चलिए आगे चलते हैं। हिंदी अक्षरों को आधा करने की एक और पद्धति है, जैसा कि मुख्य शब्द में हुआ है। खड़ी पाई वाले अक्षरों से सीधी रेखा निकालकर उन्हें आधा किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ख में देखिए, ख में से अ निकालना है तो क्या निकाल दिया गया, खड़ी पाई निकाल दी गई। और उस आधे ख में अ जोड़ना है तो क्या लिख दिया गया, जी हाँ, अ को जोड़ करके खड़ी पाई जोड़ दी गई। अब आगे चलते हैं हम। अब आइए हम हिंदी व्यंजन अक्षरों को आधा करना सीखें। इसके लिए पहले व्यंजन वर्णमाला पर ध्यान दें। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के अक्षर हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना पाई वाले व्यंजन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से यहाँ पर जो लाल रंग के अक्षर हैं वे खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं और जो नीले रंग के अक्षर हैं वे बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं, यानी कि उनमें सीधी रेखा नहीं है। देख सकते हैं आप, सीधी रेखा इसमें है और ये नीले वाले में
नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको वर्णमाला के अक्षर दिखाई दे रहे हैं, व्यंजन अक्षर। जी, कुछ नीले रंग में हैं और कुछ लाल रंग में हैं। इसमें आप जो है जब खड़ी पाई वाले अक्षरों पर ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि दो व्यंजन ऐसे हैं, ये क और ये फ, जो खड़ी पाई की दाईं ओर लिखे गए हैं। बाकी जितने भी खड़ी पाई के अक्षर हैं वे खड़ी पाई से केवल बाईं ओर लिखे गए हैं, लेकिन खड़ी पाई के आगे यानी दाईं ओर नहीं लिखे गए हैं। तो ये क और फ को आधा करने की पद्धति अलग है। इसमें से खड़ी पाई नहीं निकाली जाती है। खड़ी पाई वाले अक्षरों में केवल ये दो ही अक्षर हैं जिनमें आधा करते समय हम जो है इनकी खड़ी पाई नहीं निकालते हैं, केवल दाएं तरफ थोड़ा सा लिखकर छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए आप जो है आगे देखेंगे। जी देखिए, क यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। क में से खड़ी पाई नहीं निकाली गई, उसे थोड़ा सा इधर बढ़ा के छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह हिंदी के व्यंजन अक्षर हैं, और व्यंजन अक्षरों को आधा कैसे किया जाता है ये सब दिखाया गया है इस चित्र में आप सबको। देखिए, ख में खड़ी पाई है तो खड़ी पाई निकाल दी गई। ग में खड़ी पाई है, आधा करने के लिए ग की खड़ी पाई निकाल दी गई। घ में खड़ी पाई है तो आधा करने के लिए घ की खड़ी पाई निकाल दी गई। अब मान लीजिए यहाँ पे छ है, छ में खड़ी पाई नहीं है तो उसकी खड़ी पाई निकाली ही नहीं जा सकती, तो उसके नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया गया। ऐसे ही ट के साथ भी हुआ है, ठ के साथ भी हुआ है। तो समझ गए ना बच्चों आप? जी, पिछली कक्षा में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो र के लिए यहाँ पे जो आपको र दिखाई दे रहा है, देखिए इसकी जगह पे इसमें खड़ी पाई नहीं है और यहाँ पे 3 चिन्ह दिए गए हैं। ये तीनों चिन्ह जो हैं र को आधा लिखते समय या आधा र जिसमें प्रयोग होता है या जब र किसी आधे अक्षर में प्रयोग होता है तब इन चिन्हों का प्रयोग होता है। इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बाकी सब तो आपने पहले ही पढ़ लिया था। तो चलते हैं हम आगे। अब देखिए, अब हम आधे र वाले शब्द पढ़ना लिखना सीखेंगे। जी, तो ये पढ़िए। पहले कुछ शब्द दिए गए हैं आपके लिए। सूर्य, चक्र, ट्रक। जी, यह चित्र में पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? सूर्य दिखाई दे रहा है। इसमें यह य के ऊपर देखिए यह एक चिन्ह जो है लगा हुआ है, यह आधे र का चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पर चक्र दिखाई दे रहा है। चक्र में ये क के नीचे एक रेखा दिखाई दे रही है। यह जब र अक्षर किसी आधे व्यंजन में जोड़ा जाता है तब यह चिन्ह लगाया जाता है। यह चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहा है। जी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यह भी र का चिन्ह है। जब आधे ट, ठ, ड या ढ र के साथ जुड़ते हैं तो उन अक्षरों के नीचे यह चिन्ह आ जाता है। इसके बारे में और विस्तार से हम पढ़ेंगे बच्चों। इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जी, पहला शब्द है गर्मी, दूसरा शब्द है राष्ट्र, तीसरा शब्द है प्रकार। जी, गर्मी जो है आपकी पाठ में आया है और राष्ट्र भी आपके पाठ में आया है, प्रकार भी आपके पाठ में आया है। यहाँ पर आप 3 तरह के र के चिन्हों का प्रयोग देख सकते हैं। एक यहाँ ऊपर लगा हुआ है, दूसरा यहाँ ट के नीचे लगा हुआ है, तीसरा यहाँ प के नीचे लगा हुआ है। ये तीनों चिन्ह अलग अलग हैं। आइए देखते हैं कि इन चिन्हों को कब लगाया जाता है। जब आधा र किसी पूरे व्यंजन से जुड़ता है तो उस व्यंजन के ऊपर
यह चिन्ह लगा दिया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, एक चिन्ह लगाया गया है। जी हाँ, जब आधा र किसी पूरे व्यंजन से जुड़ता है तो उस व्यंजन के ऊपर यह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे हुआ है, देखिए यह आधा र है, म के साथ जुड़ा है, इसलिए हमने म के ऊपर यह चिन्ह लगा दिया है और इससे शब्द बना है कर्म। जब पूरे र में कोई आधा व्यंजन जुड़ता है तो उस व्यंजन के नीचे यह चिन्ह लगाया जाता है। अगर ट, ठ, ड और ढ हैं तो उनके नीचे यह चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, आधे क में जब पूरा र जुड़ा है तो यह चिन्ह क के नीचे आ गया है और शब्द बना है चक्र। वैसे ही यहाँ पर ट आधा है और र पूरा है, ये दोनों जुड़े हैं तो ट के नीचे यह चिन्ह आ गया है और शब्द बना है ट्रक। जी, तो फिर से इसको आप देखिए, दोहराइए बच्चों, र का प्रयोग कैसे करते हैं आधे र के चिन्ह का। यहाँ पर देखिए सूर्य, हाँ, र जो है आधा है, यहाँ पे बोलिए फिर से सूर्य। तो र आधा है इसलिए यह य के ऊपर चला गया। दूसरा शब्द आप देख रहे हैं चक्र। चक्र में क के नीचे र का चिन्ह लगाया गया है। यह र जो है पूरा र है और क आधा है। आप पढ़ के समझिए बच्चों इसको, चक्र, इसमें क हम जल्दी से पढ़ रहे हैं और र देर तक पढ़ रहे हैं, इसलिए क आधा है और र पूरा है बोलते समय, लेकिन लिखते समय क पूरा है और र जो है केवल उसका चिन्ह लगा दिया गया है। उसी प्रकार है ट्रक। ट्रक में भी ट आधा है और र पूरा है, लेकिन लिखते समय जो है लिख दिया गया है ट पूरा और र आधा, यानी र का केवल चिन्ह लिखा गया है। अब जो है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, शब्द पढ़िए, उच्चारण समझिए, लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, देखिए यहाँ पर गर्म। गर्म में क्या हुआ है, र आधा है, वह म पे चला गया है। क्रम, क्रम में क आधा है, इसलिए क के नीचे र का चिन्ह आ गया है। ट्रक, ट्रक में ट आधा है और वह र से जुड़ा है, इसलिए ट के नीचे र का चिन्ह आ गया है। तो बच्चों आगे आप देख रहे हैं, किसी आधे व्यंजन में जब पूरा र जोड़ा जाता है तो उस आधे व्यंजन के नीचे र का चिन्ह आ जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हमने 3 बातें सीखी। पहला, उद्यान का महत्व। दूसरा, आधे अक्षरों का उपयोग, कि आधे अक्षर जो है कैसे लिखे जाते हैं, खड़ी पाई वाले और बिना पाई वाले। और आधा अक्षर र कैसे प्रयोग में लाया जाता है, या र में आधे अक्षर कैसे जोड़े जाते हैं, इसके बारे में भी हमने सीखा। इसके अतिरिक्त अनेक अभ्यास अभी आपकी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ में बचे हुए हैं, तो उन्हें भी आपको करना है। तो उन अभ्यासों को आप करिए। इन बातों को, इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बातें आपको हमेशा काम में आने वाली हैं। जब भी आप हिंदी लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो इन अक्षरों का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। और इस प्रकार जो है यह कक्षा आज की यहाँ समाप्त होती है। और बच्चों, अगली कक्षा में हम फिर नए पाठ के साथ आप लोगों के पास आएंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभकामनाएं।